फाइनली यहाँ पे हम बात करते हैं विक्रम की, जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था भाई, काफ़ी ज़्यादा। वो अपने आप को हेल्दी रखने लगा था, हेल्दी खाना खाने लगा था, एक्सरसाइज करने लगा था भाई, और तो और अपने आप को फिट रखने के लिए वो रनिंग भी करने लगा था। ऐसे ही एक दिन वो रनिंग करते करते डिटेक्टिव के पास पहुंच जाता है। तभी वो डिटेक्टिव विक्रम को इन्फॉर्मेशन देता है उन लोगों के बारे में जिन्हें हमने बिल्डिंग के बाहर देखा था, यानी कि वो बिजनेसमैन और वो मोटा। तभी डिटेक्टिव विक्रम को बताता है कि इसमें से एक ऐसा पर्सन है जो कि एक बिजनेसमैन है, यानी कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है, लेकिन ये काफी लो फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन फिर भी इसने 31 साल की उम्र में एक कंपनी को टेक ओवर कर लिया था। मेरे पास इसके लिए तो सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है। ये बात सुनने के बाद विक्रम को पता लग जाता है कि ये पर्सन तो काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसके पास ऐसी पावर है कि जैसे वो किसी पर्सन को देख लेता है तो उसके बारे में सब कुछ जान लेता है, और यहाँ तक कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है इसको उससे कोई भी मतलब नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है। इस पर्सन के आने से तो ये डेडली गेम और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। आगे हम कुछ भी करेंगे तो हमें बहुत ही सोच समझ के करना होगा। तभी डिटेक्टिव कहता है, हाँ ये तो है, हमें काफी ज्यादा सोच समझ के आगे के कदम लेने होंगे, क्योंकि इस पर्सन के पास बैकग्राउंड है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। और एक और बात, जो बिजनेसमैन के साथ एक और पर्सन था उसके बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशंस निकलवाई हैं। ये तो एक आर्किटेक्ट है, इसे तो पूरे शहर के मिनिएचर वर्जन को जोड़ना, तैयार करना, उसे बनाना काफी ज्यादा पसंद है। ये सुनते ही विक्रम कहता है, अच्छा इसका मतलब बिजनेसमैन ने इसे परेशान किया होगा, धमकी दी होगी ताकि ताकि वो इसे अपनी टीम में रख सके और कुत्तों की तरह इससे काम करवा सके। तभी डिटेक्टिव कहता है, अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तभी विक्रम कहता है, क्योंकि यूजुअली लोग ऐसा ही करते हैं। क्योंकि बिल्डिंग के बाहर जब मैं इन दोनों से मिला था, जब ये दोनों मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे, तो ये मोटा वाला लड़का बिजनेसमैन की तरफ ही देख रहा था कि वो क्या जवाब दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन को ही देख के जवाब दे रहा था, मतलब कि अपनी खुद की मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो डिटेक्टिव कहता है, अच्छा चलो तुमने बता दिया, मुझे अच्छा ही किया, क्योंकि बाद में हम इस चीज का यूज करके उसकी अलायंस को बड़े आराम से तोड़ सकते हैं। उसके बाद विक्रम डिटेक्टिव को इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है, मैं जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन रिया को भी बताता हूँ। जैसे ही वो जाने लग जाता है तभी डिटेक्टिव उसे कहता है, रुको, इसे एक चीज मैंने नोटिस की है, तुम पहले से तो काफी ज्यादा चेंज लग रहे हो। पहले तुम कैसे मरे से हड्डी से हुआ करते थे, लेकिन अब तो तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तभी विक्रम कहता है कि अब मेरा दिमाग थोड़ा ठिकाने में आ गया है। पहले मुझे लगता था कि शायद बदला लेने के बाद जिंदा रहने का क्या ही मतलब होता है, लेकिन नहीं, अब मुझे समझ आ चुका है सब कुछ। अब तो मैं दुनिया को काफी ज्यादा अलग तरीके से देखता हूँ। उसके बाद विक्रम घर जाता है। तभी ब्रह्मांड विक्रम से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, क्या तुम्हें पता भी है? तुमने अभी तक काफी टाइम से कोई भी पर्सन नरक में नहीं भेजा है। आखिरकार कब कब तुम किसी पर्सन को नरक में भेजोगे, यानी कि हेल में भेजोगे? तुम तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहे इस गेम में। ये बात सुनते ही विक्रम कहता है, अच्छा तो तुमने कर दी ना इंसानों वाली बात। तुम एक डीमन होने के बाद भी तुम इंसानों वाली बात कैसे कर रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम लड़े और जीते, है ना? लेकिन ऐसा सही नहीं होता। यहाँ पे ये कोई मार्शल आर्ट नहीं है जिसमें हमें दूसरे पर्सन को हराना ही हराना है तभी हम जीतेंगे। यहाँ पे तो सबसे अच्छी जीत उसे कहते हैं जहाँ पे हमें लड़ना भी ना पड़े और हम जीत भी जाएं। उसके बाद वो ब्रह्मांड को बताता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि हम नॉलेज वॉर में हैं। यहाँ पे जिसके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन होएगी वो ही आगे जाएगा। और यहाँ पे तो काफी सारे ऐसे डीमन हैं जो कि अभी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, उसके बाद ही वो उस पर्सन को मार सकेंगे प्लान करने के बाद। लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी है, और मैं इस गेम को किसी ना किसी तरह जीतना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की नरक में अनंत काल तक सड़ता रहूं, इसलिए मुझे किसी ना किसी तरह जीतना ही होगा। अभी विक्रम ब्रह्मांड को कहता है, अभी तुम थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा वेट करो, क्योंकि ये शांति तो तूफान के आने से पहले की शांति है। और जैसे ही तूफान आएगा यहाँ पे काफी सारे डीमंस आएंगे और हमें काफी सारे मौके भी मिलेंगे, यानी कि दूसरे हेल बिल्डर्स को अपने कंपटीशन से हटाने के चांसेस भी मिलेंगे। तभी ब्रह्मांड विक्रम से कहता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ जो लड़की थी रिया, वो क्या कर रही है अब?
तभी विक्रम बताता है कि वो अपना शिकार ढूंढ रही है अभी तो बाहर भी। तभी रिया का विक्रम के पास कॉल आता है। वो उसे बताती है कि मैंने एक हेल्प बिल्डर को ढूंढ लिया है। तभी विक्रम कहता है अच्छा तो तुम हो कहाँ पे और कहाँ ढूंढा है तुमने। तभी रिया बताती है कि मैं शहर के बीचों बीच में हूँ और यहाँ पे मुझे उसका डीमन दिखाई दिया था। उसके बाद जब मैंने उसका पीछा किया तो मुझे वो हेल्प बिल्डर भी नजर आ गया है और ये दोनों के दोनों शहर के बीचों बीच में हैं। तभी विक्रम उसे कहता है कि तुम उस पे नजर रखो, मैं डिटेक्टिव को सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ और तुम कहीं जाना मत। लेकिन यहाँ पे तो रिया उसे कहती है नहीं नहीं, मैं इसे खुद मारना चाहती हूँ। लेकिन विक्रम मना भी करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम पकड़ी भी जा सकती हो। तभी रिया उसे बताती है कि यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है क्योंकि ये तो सिटी सेंटर है और यहाँ पे कौन ही ध्यान देगा। मुझे तो काफी टाइम बाद इतना अच्छा मौका मिला है तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी इसे, मैं तो यहाँ पे इसको मार के ही रहूंगी। और वैसे भी इतनी भीड़ है, इसको पता भी नहीं लगेगा कि मैं एक हेल्प बिल्डर हूँ। लेकिन यहाँ पे विक्रम उसे फिर भी मना करता है और कहता है तुम रिस्क मत लो, वहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारे पास काफी अच्छी पावर है, काफी अच्छी एबिलिटी है। तभी वो गर्ल कहती है मुझे कोई भी परवाह नहीं है, आज मैं उसे अपनी नरक में भेज कर ही रहूंगी। उसके बाद रिया उस हेल्प बिल्डर के पीछे पीछे जाने लग जाती है। जैसे वो हेल्प बिल्डर एक पतली सी गली में घुस जाता है तभी रिया कहती है परफेक्ट परफेक्ट, मैं यही तो चाहती थी यार, क्योंकि मैं ये सब कुछ पब्लिक पे नहीं कर सकती थी और ना ही कुछ काम आता ये। तो थैंक गॉड ये एक ऐसा काम कर रहा है जो कि मुझे करना चाहिए था। और जहाँ पे ये जा रहा है मैं वहाँ पे जाके अपनी शर्ट को अनबटन कर दूंगी ताकि मेरी चाबी एक्टिवेट हो जाए और मैं इसे आराम से नरक में भेज सकती हूँ। तभी वो हेल्प बिल्डर एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और रिया तो काफी ज्यादा डर जाती है भाई। वो तो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है और वो कहता है क्या क्या तुम भी गेम खेल रही हो। तभी रिया देखती है अपनी चाबी को और कहती है ये तो एक्टिवेट भी नहीं हुई। तो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इसे क्या हो गया है, आखिरकार ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही। उसके बाद वो पर्सन यानी कि वो हेल्प बिल्डर रिया के ऊपर एकदम से झपट्टा मारता है और रिया बेहोश हो जाती है। वहाँ पे जब रिया की आँख खुलती है वो देखती है वेयर हाउस। आखिरकार मैं यहाँ पे आई कैसे। तो दोस्तों ये वही वेयर हाउस है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि एक बॉडी बिल्डर पर्सन एक पर्सन को मार रहा होता है। सेम वैसे ही वो बॉडी बिल्डर पर्सन रिया को भी बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे दो ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना ही होगा। लेकिन यहाँ पे रिया ये सब कुछ सोच रही होती है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं यहाँ पर आई हूँ। तभी उसके माइंड में कुछ कुछ इमेजेस आने लग जाती है कि वो कैसे आई यहाँ पे। तभी उसे याद आता है कि वो उस पर्सन है जिसके पीछे मैं जा रही थी यानी कि हेल्प बिल्डर, उसने मेरे मुंह पे हाथ रखा और मैं बेहोश हो गई। और अब वो सोच रही होती है कि आखिरकार मैं विक्रम को कैसे बताऊंगी और कौन मुझे बचाने आएगा। मुझे तो विक्रम मना कर ही रहा था लेकिन मैंने ही नहीं सुनी उसकी बात। अब मैं क्या करूं। वो तो ये सोच के काफी ज्यादा सैड होती है। तभी थोड़ी देर बाद वो शांत होती है और कहती है मुझे खुद कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और जैसे ही वो अपनी पॉकेट में देखती है तो ना ही उसके पास उसकी हेल्प की होती है ना ही उसके पास उसका फोन होता है, कुछ भी नहीं होता उसकी पॉकेट में। यहाँ पे तो वो अपनी हेल्प की के बगैर काफी ज्यादा यूजलेस है। तभी वो दीवारों को चेक करती है लेकिन वो दीवारें इतनी ज्यादा पक्की थी कि वो टूट नहीं सकती थी। उसके बाद वो अपने डीमन को बुलाती है और कहती क्या क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उसका डीमन तो बोल ही नहीं सकता लेकिन वो फिर भी उसे इशारों में समझाता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किसी से भी बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एबिलिटी का यूज कर सकता हूँ। तभी वो हेल्प बिल्डर भी रोने लग जाता है कि उस लड़की की गलती की वजह से उसे भी मरना पड़ेगा। तभी रिया अपनी हेल्प बिल्डर को चुप कराती है और कहती है डिटेक्टिव और विक्रम आते ही होंगे हमें बचाने के लिए, क्योंकि उस ग्रुप के लिए मैं मेन थी, क्योंकि मैं ही सभी को बताती थी कि कौन हेल्प बिल्डर है और कौन नहीं। मैं उस ग्रुप की आंख थी, वो लोग तो मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे जरूर आएंगे, तुम चुप हो जाओ। तभी हम देखते हैं विक्रम ये सारी बातें डिटेक्टिव को बता देता है। फिर डिटेक्टिव ये सारी बातें नोट कर लेता है और कहता है हमें उसे ढूंढना ही होगा क्योंकि उसके पास ट्रैकिंग करने की काफी ज्यादा अच्छी एबिलिटी है और हम उसे ऐसे ही नहीं खो सकते, हमें उसे ढूंढना ही होगा। लेकिन एक और बात है, अगर उसने हमारी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया तो ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर उसने ऐसा कुछ किया होगा तो हम भी हेल में जा सकते हैं। तभी विक्रम कहता है यार अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ तो करना ही होगा। मैं तो ये सोच के बैठा था कि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन हैं,
तो मैं जीत सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो सारी गेम खराब हो गई। यहाँ पे तो ब्रह्मांड ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि फाइनली विक्रम अपने घर से निकल रहा है और कुछ एक्शंस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मेन क्वेश्चन तो ये है कि जब तक डिटेक्टिव और विक्रम वहाँ पे पहुँचेंगे तो क्या रिया जिंदा रह पाएगी? क्या वो बॉडी बिल्डर पर्सन रिया को भी दो ऑप्शंस देगा, पहली कि तुम मेरे हाथों से मर जाओ, दूसरी कि तुम मेरी हेल्प में चली जाओ। क्या होगा उसके साथ? अभी हम देखते हैं वो साइको यानी कि वो बॉडी बिल्डर पर्सन रिया को गले से ऊपर उठा देता है और उसको बोलता है कि जल्दी बताओ तुम्हें क्या ऑप्शन चूज करनी है। और यहाँ पे तो रिया के फेस से एकदम खून निकल रहा होता है भाई। तभी वो पर्सन रिया को अपने कंधे में उठा के जाने लग जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स को जो कि एनिमे देखना पसंद करते हैं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।